सब जानते हैं, हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 1। और संविधान के भाग 1 में हमने बात की थी अबाउट यूनियन एंड इट्स स्टेट्स, संघ एवं इसके अधीन राज्य। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक हमने बात की थी। आर्टिकल 1 में हमने बात की थी इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 2 में हमने बात की थी एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स एंड टेरिटरीज इन इंडिया, भारत में नवीन राज्य एवं क्षेत्रों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में हमने बात की थी अबाउट द बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया एंड चेंजेस इन देयर नेम्स एंड बाउंड्रीज, भारत में नवीन राज्यों का जन्म तथा उनके नाम तथा सीमाओं में परिवर्तन। और फिर उसके बाद हमने बात की थी आर्टिकल 4 के बारे में, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि यदि आर्टिकल 1, 2 और 3 को प्रभावित करने वाला कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो एक साधारण प्रक्रिया से भी बनाया जा सकता है, उसके लिए संविधान में संशोधन करना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन यदि भारत सरकार या लेकिन पार्लियामेंट कोई भी क्षेत्र या अपनी कोई भी टेरिटरी किसी भी विदेशी राज्य को सौंपती है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करना क्या होगा? अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन एंड स्टेट्स हम पढ़ रहे थे। इसी में आज जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है, हेडिंग डाल लीजिए, इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स या राज्यों का पुनर्गठन। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स या राज्यों का पुनर्गठन, इसमें हम जानेंगे कि हमारे देश में जो स्टेट्स बने हैं, जो राज्य बने हैं, उनका पुनर्गठन किस प्रकार किया गया है या किस आधार पर किया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखेंगे भाई, जब भारत आजाद हुआ, आप जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था तो हम कई देसी रियासतों में बटे हुए थे, हम कई प्रिंसली स्टेट्स में बटे हुए थे। हमारा सबसे पहला ही उद्देश्य तो ये था कि भारत की सारी देसी रियासतों का क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए, इंडिया को यूनाइट किया जाए। और ये यूनाइट करने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आप सब जानते हैं भारत की सभी देसी रियासतों का भारत में एकीकरण या भारत में विलय करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। हालांकि 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो भारत में अपना विलय नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जब माउंटबेटन प्लान आया था, इतना तो आप जानते होंगे कि माउंटबेटन प्लान के ही तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। और माउंटबेटन प्लान में ये साफ साफ कहा गया था कि भारत को 2 डोमिनियन स्टेट्स में बांटा जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। और इंडिया और पाकिस्तान जब 2 राष्ट्र बनेंगे तो यहाँ पर जितनी भी देसी रियासतें हैं, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, उनकी मर्जी होगी कि वो चाहे तो भारत संघ में शामिल हो और वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो। उनके पास पूरी आजादी होगी कि वो भारत या पाकिस्तान में से किसी भी एक देश में शामिल हो सकते हैं, और यदि वो स्वतंत्र भी रहना चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो जैसे ही माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन किया गया तो ये दारोमदार सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सारी की सारी देसी रियासतों का भारत में विलय करने का काम किया। 3 रियासतें नहीं मानी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो आप जानते हैं कि हैदराबाद में सैन्य अभियान से, आर्मी मिशन से हैदराबाद को मिला लिया गया भारत में, जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा लिया गया तो जूनागढ़ का भी विलय भारत में हुआ। लेकिन कश्मीर नहीं माना। कश्मीर ना तो भारत में शामिल होने के लिए तैयार हुआ और ना ही पाकिस्तान में। उस समय कश्मीर के महाराज हुआ करते थे हरि सिंह। इन्होंने कश्मीर रियासत को स्वतंत्र रहना ही स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि हमें किसी में अपना विलय नहीं करना है, हमें किसी में नहीं मिलना है, ना तो इंडिया में ना ही पाकिस्तान में, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन आजाद होने के कुछ ही समय के बाद अक्टूबर 1947 में आप जानते हैं पाकिस्तानी आर्मी कबाइलियों के भेष में कश्मीर में घुस आई और कश्मीर के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया, जिसको आज आप पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कबाइलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना अंदर घुस आई और अब महाराजा हरि सिंह बेचारे घबराए। इसलिए महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी, लेकिन भारत सरकार ने साफ साफ कहा कि जब तक कश्मीर का विलय भारत में नहीं हो जाता तो भारत किस बिहार पर आकर आपकी मदद करेगा, किस बिहार पर आकर पाकिस्तान से लड़ेगा। तुरंत 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह के द्वारा एक विलय पत्र सौंप दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, भारत सरकार को, और कश्मीर का भारत में विलय कर दिया गया। और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई सबसे पहली वॉर, सबसे पहली लड़ाई 1947 में, आजादी के तुरंत बाद। लेकिन जब संविधान का निर्माण किया गया, जब संविधान बना, तो भाई आप जानते हैं कि कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान कर दिए गए आर्टिकल 370 में, 370 में। लेकिन हमारे देश में राज्य कैसे बने? जब देश आजाद नहीं था, तो भाई कांग्रेस के द्वारा ही कहा गया था कि जब देश को आजादी मिल जाएगी, जब देश आजाद हो जाएगा, तो हम भाषा और संस्कृति के आधार पर देश में राज्यों का गठन करेंगे, राज्यों का निर्माण करेंगे। तो कांग्रेस तो भाई आजादी से पहले ही लोगों को कह चुकी थी कि आपको भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग क्या मिलेंगे? राज्य मिलेंगे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो चारों तरफ राज्यों के गठन की मांग उठने लगी। अब चारों तरफ राज्यों के गठन की मांग उठने लगी तो आप जानते हैं कि आजादी के तुरंत बाद 1948 में, 1948 में, भाई आप जानते हैं हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही द्वारा 1948 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया गया जो कहलाता है धर कमीशन या धर आयोग। 1948 में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया, एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम धर कमीशन या धर आयोग के नाम से जानते हैं। इसकी अध्यक्षता एस के धर के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसको धर कमीशन, धर आयोग कहा जाता है। एस के धर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हुआ करते थे, एक रिटायर्ड जज हुआ करते थे। उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमीशन, एक आयोग का गठन किया गया, जिसे धर कमीशन या धर आयोग कहा जाता है। और धर कमीशन, धर आयोग से ही ये सिफारिश की गई कि आप ये बताइए कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। और जब एस के धर आयोग के द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश की गई तो अपनी रिपोर्ट में धर आयोग ने साफ साफ लैंग्वेज या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से इनकार किया और कहा कि हमारे देश में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। प्रशासनिक आधार पर क्या कीजिए, देश में राज्यों का गठन कीजिए। ये सिफारिश की धर कमीशन या धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में। उसके बाद आप जानते हैं कि हर वर्ष, प्रति वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन हुआ करते थे और अगले साल
इसी साल 1948 में कांग्रेस का हुआ जयपुर सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी। 1948 में ही जब कांग्रेस का जयपुर सेशन हुआ, जयपुर अधिवेशन हुआ, तो इस जयपुर अधिवेशन की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की। और यहां पर भी यह बात उठी कि भारत में राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, इसी अधिवेशन में एक कमेटी का गठन हुआ जो कहलाती है जेवीपी कमेटी या जेवीपी समिति, जिसके 3 सदस्य थे। जे फॉर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पी फॉर, अभी आपको बताया, पट्टाभी सीतारमैया। इन तीनों लोगों की सदस्यता में एक समिति का गठन किया गया जो कहलाती है जेवीपी कमेटी। जेवीपी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1949 में सौंपी। और ध्यान रखेंगे, इस कमेटी ने कहा कि भारत में राज्यों के गठन का आधार भाषा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? एकता, सुरक्षा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। इस कमेटी ने कहा कि भारत में राज्यों का गठन तो एकता, सुरक्षा और आर्थिक विकास के आधार पर होना चाहिए। कहने का मतलब, जयपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्य बनाने से पूरी तरीके से मना कर चुकी थी, क्योंकि उसका कहना था कि राज्यों का गठन तो देश की एकता, सुरक्षा और आर्थिक विकास के आधार पर होना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस के द्वारा ऐसा कहा गया, तो ध्यान रखेंगे, सरकार के विरोध में दक्षिण भारत में एक विद्रोह शुरू हो गया, एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और आप जानते हैं कि 1950 में, 1950 में दक्षिण भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ, एक मूवमेंट शुरू हुआ। कहां पर? दक्षिण भारत में जो तेलुगु भाषी लोग थे, जो तेलुगु भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग थे, वो तेलुगु भाषा के आधार पर एक नए राज्य की मांग कर रहे थे। अब इन्होंने भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। और जब यह आंदोलन शुरू हुआ 1950 में, अ मूवमेंट इन साउथ इंडिया वाज स्टार्टेड। 1950 में साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ भारत सरकार के खिलाफ, जिसे लीड कर रहा था, जिसका लीडर था, इसका नाम था पुट्टी श्रीरामल्लू। इसका नाम था पुट्टी श्रीरामल्लू। और ध्यान रखेंगे, जब 1950 में भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया और ये आंदोलनकारी भारत सरकार से मांग करने लगे कि हमें तेलुगु भाषा के आधार पर क्या चाहिए, एक अलग राज्य चाहिए। लेकिन भारत सरकार पुट्टी श्रीरामल्लू की मांगों को मांगने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए भाई ये आदमी भारत सरकार के खिलाफ 1952 में, 1952 में आमरण अनशन पर बैठ गया। और ध्यान रखेंगे, 56 दिन तक अनशन करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को पुट्टी श्रीरामल्लू डाइड, इसकी मृत्यु हो गई। ये भारत सरकार के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठ गया था और आमरण अनशन पर बैठा, 56 दिन तक अनशन करने के बाद इसकी डेथ हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, पूरे के पूरे दक्षिण भारत में, पूरे के पूरे तेलुगु भाषी क्षेत्र में भारत सरकार के खिलाफ हिंसा भड़क हुई, उठी, चारों तरफ दंगे फसाद और हिंसात्मक कार्य होने लगे। और अब सरकार पूरी तरीके से क्या चुकी थी? प्रेशर में आ चुकी थी। इसलिए मजबूरन भारत सरकार को तेलुगु भाषियों की मांग माननी पड़ी। और ध्यान रखेंगे, 1 अक्टूबर सन 1953 को भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहला राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश। और आप जानते हैं कि तेलुगु भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ आंध्र प्रदेश का। किसी तरीके से दक्षिण भारत में भड़क रही हिंसा को यहां पर क्या कर दिया गया? शांत कर दिया गया। इसके बाद दिसंबर 1953 को एक और कमीशन, एक और आयोग का गठन हुआ जो कहलाता है, लिखेंगे फजल अली कमीशन या फजल अली आयोग। फजल अली कमीशन या फजल अली आयोग, इसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे फजल अली, इसीलिए इसको फजल अली आयोग कहते हैं। और इस आयोग के अन्य सदस्य, थे, 2 नाम याद रखेंगे। पहले हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे के.एम. पानिक्कर। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानिक्कर। फाइनली जब फजल अली आयोग का गठन हुआ, तो ध्यान रखेंगे, फजल अली आयोग की ही रिपोर्ट ने भारत में भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। अब ये एक्सेप्ट कर लिया गया, ये स्वीकार कर लिया गया कि भारत में लैंग्वेज और कल्चर या भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाएगा। इसी के बाद 1956 में, 1956 में एक अधिनियम पारित हुआ जो कहलाता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 या स्टेट्स इवोल्यूशन एक्ट 1956। और स्टेट इवोल्यूशन 1956 एक्ट के ही तहत भारत में 14 राज्यों का गठन हुआ और 6 बनाए गए संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 1956, और इसी के तहत हमारे देश में बने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। तो 1956 में स्टेट इवोल्यूशन एक्ट आया, जिसके तहत 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज। कौन कौन से? चलिए फटाफट से लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं आप लिख लीजिए। हाथ घायल है ना, तो मेरे से ठीक से लिखा नहीं जा रहा भाई, तो आपको थोड़ा सा एक दो दिन मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे वो 14 स्टेट्स जिनका गठन किया गया 1956 में। लिखेंगे सबसे पहला असम, सबसे पहला लिखिए असम। दूसरा लिखिए बिहार, दूसरा लिखिए बिहार। तीसरा लिखिए बॉम्बे, तीसरा लिखेंगे बॉम्बे। बॉम्बे के बाद लिखिए सेंट्रल प्रोविंस, जिसे हिंदी में आप लिखेंगे मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत। और यही सेंट्रल प्रोविंस आज क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश। अगला लिखेंगे यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस या हिंदी में संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस। अगला लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, अगला जम्मू एंड कश्मीर। अगला पंजाब, नेक्स्ट पंजाब। पंजाब के बाद लिखिए केरला या केरल। केरल के बाद लिखिए मद्रास, केरल के बाद लिखेंगे मद्रास। मद्रास के बाद लिखिए मैसूर, मद्रास के बाद लिखेंगे मैसूर। तो आप जानते हैं मद्रास आज तमिलनाडु है और मैसूर अब क्या बन चुका है? कर्नाटका बन चुका है। अगला लिखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट उड़ीसा, उड़ीसा। नेक्स्ट राजस्थान, नेक्स्ट राजस्थान। और लास्ट हम सब जानते हैं भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य, लिख लीजिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये वो 14 राज्य थे, ये वो 14 स्टेट्स थे जो 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत बनाए गए थे। इसके अलावा 14 राज्यों के साथ साथ बनाई गई 6 यूनियन टेरिटरीज या 6 संघ शासित क्षेत्र। और 6 संघ शासित क्षेत्र कौन कौन से? लिखिए सबसे पहले दिल्ली, सबसे पहले लिखिए दिल्ली या दिल्ली। दूसरी लिखिए हिमाचल प्रदेश, दूसरा लिखेंगे हिमाचल प्रदेश। तीसरा लिखिए मणिपुर, तीसरा मणिपुर। चौथा लिखेंगे त्रिपुरा। दिल्ली, दिल्ली के बाद सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद लिखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और लास्ट लिखेंगे लक्षद्वीप, जो आज लक्षद्वीप कहलाता है, यही पहले कहलाता था लक्षद्वीप। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ये वो 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश थे जो बनाए गए थे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एक्ट 1956 के तहत। लक्षद्वीप मींस, लक्षद्वीप आज लक्षद्वीप है भाई, उसको पहले लक्षद्वीप कहते थे। तो ये तो वो राज्य और संघ शासित क्षेत्र थे जो 1956 में बने। लेकिन इसके बाद हमारे देश में राज्यों का गठन कब कब हुआ? लिखेंगे इन 1956, इन 1956 पौंडीचेरी बिकेम यूनियन टेरिटरी। 1956 में ही पौंडीचेरी संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। इन 1956 पौंडीचेरी बिकेम यूटी, पौंडीचेरी को संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। इसके बाद लिखिए 1960 1960, इसके बाद लिखेंगे 1960 1960। 1960 में बॉम्बे, जो बॉम्बे स्टेट था, जो बंबई राज्य था, उसकी सीमाओं में परिवर्तन किया गया और बंबई राज्य से गुजराती भाषियों को अलग करके देश का 15वां राज्य बनाया गया गुजरात। लिखेंगे 15th स्टेट ऑफ इंडिया वाज गुजरात। 1960 में देश का 15वां राज्य बना गुजरात। किससे अलग होकर? आप जानते हैं बॉम्बे से अलग होकर। तो बॉम्बे को बांट दिया गया, गुजरात अलग कर दिया गया और बॉम्बे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? महाराष्ट्र। इसके बाद लिखेंगे 1961 1961, 1961 1961। लिखेंगे गोवा एंड दमन एंड दीव बिकेम यूनियन टेरिटरीज। गोवा और दमन दीव संघ शासित क्षेत्र बनाए गए, गोवा और दमन दीव संघ शासित क्षेत्र बनाए गए। इसके बाद लिखेंगे इन द सेम ईयर और इसी वर्ष, इन द सेम ईयर और इसी वर्ष दादरा एंड नगर हवेली बिकेम यूनियन टेरिटरी। और इसी साल
और इसी साल दादर और नगर हवेली को भी संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। छह यूनियन टेरिटरी पहले से थी, एक पौंडीचेरी ऐड हो गई, एक गोवा, एक दमन दीव और एक दादर नगर हवेली या दादरा नगर हवेली। इसका मतलब यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी हो गई? 10। इसके बाद लिखेंगे इन 1963 1963 में 1963 नागालैंड बिकेम द 16th स्टेट ऑफ इंडिया। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। नागालैंड बिकेम 16th स्टेट ऑफ इंडिया। नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। हम सब जानते हैं असम राज्य की सीमाओं में फेरबदल करते हुए असम से ही अलग किया गया और बना दिया गया नागालैंड। नेक्स्ट लिखेंगे 1966 1966 1966 1966 पंजाब राज्य की सीमाओं में फेरबदल करते हुए पंजाब से अलग किया गया और लिखेंगे देश का 17वां राज्य बना हरियाणा। देश का 17वां राज्य बना हरियाणा और पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की कैपिटल बना दी गई चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ बिकेम यूनियन टेरिटरी और लिखेंगे यहां पर चंडीगढ़ को बना दिया गया यूनियन टेरिटरी या संघ शासित क्षेत्र। कहने का मतलब संघ शासित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11। इसके बाद लिखेंगे इन 1971 हिमाचल प्रदेश बिकेम 18th स्टेट ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां राज्य बनाया गया। अभी तक हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी थी, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 1971 में। इसके बाद लिखेंगे इन 1972 1972 में इन 1972 1972 में लिखेंगे 3 स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में 3 राज्यों का गठन हुआ। 3 स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में 3 राज्यों का गठन हुआ। कौन कौन से? लिख लीजिए मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। कहने का मतलब मणिपुर और त्रिपुरा दोनों यूनियन टेरिटरीज थी, उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब यूनियन टेरिटरीज की संख्या 10 से फिर कितनी हो गई? 8। नेक्स्ट अगला लिखेंगे इन 1975 1975 में सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इसके बाद लिखेंगे इन 1987 1987 में 2 स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड। 2 राज्यों का गठन हुआ। इन 1987 में 2 स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड। लिख लेंगे मिजोरम एंड आंध्र प्रदेश। मिजोरम एंड आंध्र प्रदेश। कहने का मतलब अब हमारे देश में राज्यों की संख्या हो चुकी थी 24 और यूनियन टेरिटरीज की यदि हम बात करें तो उनकी संख्या हो चुकी थी 7। उनकी संख्या थी 7 नहीं 8, अभी तो 8 है। इसके बाद लिखेंगे इन 1987 गोवा बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया। 1987 में ही गोवा देश का 25वां राज्य बना दिया गया। गोवा बिकेम 25th स्टेट ऑफ इंडिया। गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया। कहने का मतलब अब हमारे देश में संघ शासित क्षेत्रों की संख्या 7 हो चुकी और देश में राज्य हो चुके 25। इसके बाद लिखेंगे ईयर 2000 वर्ष 2000। मिजोरम के बाद मैंने 2 बोले हैं, शायद मैंने गलती से आंध्र प्रदेश बोल दिया क्या? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश लिखना है। हो सकता है मेरे मुंह से आंध्र प्रदेश निकल गया हो। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये 2 राज्य बनाए गए 1987 में। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले नेफा कहा जाता था। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ असम कहलाता था पहले अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद वर्ष 2000 में हम सब जानते हैं 3 राज्यों का गठन हुआ। देश का 26वां राज्य बना। लिखेंगे छत्तीसगढ़। देश का 26वां राज्य बना छत्तीसगढ़। 27वां राज्य बना उत्तराखंड और 28वां राज्य बना झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। कहने का मतलब देश में राज्यों की संख्या हो गई 28 और संघ शासित क्षेत्र रह गए 7। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे 2014 वर्ष 2014। 2014 वर्ष 2014 लिखेंगे तेलंगाना बिकेम 29th स्टेट ऑफ इंडिया। देश का 29वां राज्य बना तेलंगाना। देश का 29वां राज्य बना तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके तेलंगाना स्टेट बनाया गया था। अब अच्छी तरीके से आपको याद होगा, आप जानते होंगे। और इसके बाद लेटेस्ट बात आती है तो तारीख याद रखेंगे। लिखेंगे ऑन 6 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को। ऑन 6 अगस्त 2019 या 6 अगस्त 2019 को लिखेंगे जम्मू एंड कश्मीर वाज डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। जम्मू कश्मीर डिवाइडेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। और आप जानते हैं, लिख लीजिएगा, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। यानी कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त हुआ तो राज्य फिर से कितने हो गए? 28 और यूनियन टेरिटरीज हो गई 9।
लेकिन उसके बाद लिखेंगे 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली वर मर्ज्ड। लिखेंगे दमन दीव और दादरा नगर हवेली का आपस में विलय कर दिया गया। दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली का आपस में विलय कर दिया गया। तो कहने का मतलब अब यूनियन टेरिटरीज की संख्या है 8 और हमारे देश में राज्यों की संख्या है 28। दैट वाज इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स, ये था राज्यों का पुनर्गठन। चलिए जी, अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे संविधान का एक नया भाग, विच विल बी पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग 2, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। शुक्रिया।